नमस्कार, देवभूमि समाचार में स्वागत है आपका। मैं हूं आपके साथ प्रियंका मिश्रा। बुलेटिन की करेंगे शुरुआत। तो सबसे पहले शुरुआत करते हैं देवभूमि की 4 बड़ी खबरों से, जहां पहली तस्वीर आप देख पा रहे हैं उपराष्ट्रपति के उत्तराखंड दौरे की। दूसरी तस्वीर जो आप देख पा रहे हैं सीएम धामी के हिमाचल प्रदेश दौरे की ये तस्वीर है, जब भारी संख्या में लोग सीएम धामी के रोड शो में पहुंचे। तीसरी तस्वीर आसमान से बरस रहे अंगारों से परेशान लोगों की है। तो वहीं आखिरी तस्वीर वरुणा व्रत की पहाड़ी पर लगी आग से मचे हड़कंप की तस्वीरें हैं, जिसे बुझाने में स्थानीय लोग लगातार मशक्कत करते हुए नजर आ रहे हैं। इसके अलावा एनडीआरएफ की टीमें भी, वन विभाग की टीमें वहां पहुंची। और इसके बाद आइए आपको सीधे लिए चलते हैं। उत्तराखंड के मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी प्रेस कॉन्फ्रेंस कर रहे हैं। क्या कुछ कह रहे हैं आपको सुनाते हैं। लाया जाए, उससे परिचित कराया जाए। बीते 10 वर्षों में जिस प्रकार से इंफ्रास्ट्रक्चर का विकास हुआ है, देश के अंदर एक्सप्रेस वे बने हैं, रेलवे, वंदे भारत जैसी हमारी ट्रेनें, स्वदेशी ट्रेनें देश को समर्पित हुई है। इसके साथ साथ नए विश्वविद्यालय बने हैं, नए आईआईटी बने हैं, नए आईआईएम बने हैं, नए एम्स बने हैं। और पिछले 70 सालों में जितने हवाई अड्डों का निर्माण नहीं हुआ, उससे ज़्यादा हवाई अड्डे पिछले 10 सालों में आदरणीय प्रधानमंत्री मोदी जी के कालखंड में बने हैं। सोलर एनर्जी पर भी फोकस किया गया है। और इसके साथ साथ देश में जो अनेक प्रकार की चुनौतियां देश के अंदर आई हैं, उन चुनौतियों पर भी उनको स्वीकार करते हुए पूरे देश की भावनाओं के अनुरूप, जरूरत के अनुरूप आदरणीय प्रधानमंत्री जी ने देश को आगे बढ़ाने का काम किया है। चाहे वो कोरोना जैसी महामारी का सामना करना हो या मुफ्त का टीकाकरण इतने बड़े देश के अंदर बिना किसी रुकावट के उसको संपन्न कराना हो, या गरीब कल्याण अन्न योजना जिसमें 5 किलो अन्न मुफ्त में देने की योजना हो। जन कल्याण और गरीब कल्याण सदैव ये हमारे प्रधानमंत्री आदरणीय मोदी जी की प्राथमिकताओं में रहे हैं। इतिहास इस दशक को महिला सशक्तिकरण के दशक के रूप में भी याद करेगा। ये इतिहास में अंकित हो गया कि देश की आज़ादी के बाद आदरणीय प्रधानमंत्री मोदी जी ने जो देश को प्रतीक्षा थी, महिला सशक्तिकरण के क्षेत्र में महिलाओं को 33% का आरक्षण, नारी शक्ति बंधन विधेयक देश में आज पास हो गया है। प्रधानमंत्री आवास योजना के अंतर्गत घरों की चाबी सौंपना हो, या इज्जत घर बनाने हो, या जल जीवन मिशन में हर घर को पानी पहुंचाना हो, उज्ज्वला गैस के फ्री सिलेंडर हो, ऐसी अनेक योजनाएं, लखपति दीदी योजना हो, ड्रोन दीदी योजना हो, महिला स्वयं सहायता समूह को देश के अंदर सशक्तिकरण करना हो। और प्रति व्यक्ति आयु बीते 10 वर्षों में लगभग डबल हो गई है। कोरोना महामारी का दंश झेलने के बावजूद भी महंगाई की दर नियंत्रण में रही है। अर्थव्यवस्था की विकास दर दुनिया में सबसे तेज भारत में हुई है। वैश्विक मंचों पर भारत की जो स्थिति है वो मजबूत हुई है। आप सब चूंकि लोकतंत्र के चौथे स्तंभ हैं, आप सब भली भांति जानते हैं, एक दौर वह भी था 2014 से पहले का, जब भारत विश्व के मंचों पर अपनी बात भी नहीं कह पाता था, अपने हितों को भी नहीं मनवा पाता था। और हमारी ऐसी पहचान बन गई थी कि हम दब्बू भारत हैं, पिछलग्गू भारत हैं, और घपले घोटालों के देश के रूप में हमारी पहचान हो गई थी। ऐसे स्थिति से भारत को किसी भी वैश्विक मसले पर दुनिया अब सबसे पहले भारत का नज़रिया जानना चाहती है। दुनिया की कोई भी घटना दुनिया के अंदर घटित होती है तो पूरी दुनिया आज भारत के रुख का इंतजार करती है। ये नया भारत बनाने का काम किया है। और अर्थव्यवस्था के मामले में भी कोरोना महामारी में जहां पूरी दुनिया की अर्थव्यवस्थाएं चरमरा गई, लड़खड़ा गई, बड़े से बड़े देश आज बुरी तरह से अपनी अर्थव्यवस्था से परेशान हो गए, उनकी व्यवस्थाएं चरमरा गई हैं। ऐसे समय में भी भारत 11वें नंबर की अर्थव्यवस्था से आज 5वें नंबर की अर्थव्यवस्था बन गया है। और एक एक पल और एक एक क्षण आदरणीय प्रधानमंत्री मोदी जी ने देश को समर्पित किया है। और 140 करोड़ देशवासियों को अपना परिवार मानकर काम किया है। और ये
जहां एक तरफ पूरे समर्पित भाव से प्रधानमंत्री जी भारतीय जनता पार्टी एनडीए काम कर रही है, वहीं ये भारत के लोकतंत्र का दुर्भाग्य है कि आज जो विपक्ष है वो सतही विपक्ष मिला है, नकारा है। इसलिए इनके लिए सत्ता में आना तो बहुत दूर की बात है, लेकिन एक सकारात्मक विपक्ष को देश की तरक्की में उनका क्या विजन होगा ये देश के सामने प्रस्तुत करना चाहिए। आजकल आप देख रहे हो। और इसके बाद रुक करते हैं खबरों को लेकर। खबर हल्द्वानी से सामने आ रही है, जहां उपराष्ट्रपति जगदीप धनखड़ उत्तराखंड दौरे पर पहुंचे हैं, जहां राज्यपाल लेफ्टिनेंट जनरल गुरमीत सिंह से उनका स्वागत किया गया। इस मौके पर कैबिनेट मंत्री गणेश जोशी, एडीजी अमित सिन्हा, आयुक्त कुमाऊं दीपक रावत सहित दूसरे प्रशासनिक अधिकारियों ने भी उपराष्ट्रपति का स्वागत किया। उपराष्ट्रपति जगदीप धनखड़ ने कैची धाम में बाबा नीम करोरी महाराज के दर्शन कर आशीर्वाद लिया है। आपको बता दें कि देवभूमि में भ्रमण के बाद उपराष्ट्रपति अपनी पत्नी सुदेश के साथ दिल्ली के लिए रवाना हो जाएंगे। तो लगातार उपराष्ट्रपति जगदीप धनखड़ जिस तरह से आज उत्तराखंड के दौरे पर रहे हैं, उत्तराखंड के दौरे में उनका स्वागत किया गया। कैची धाम पहुंचकर नीम करोरी बाबा के उन्होंने दर्शन किए थे। लगातार उपराष्ट्रपति ने कैची धाम के दर्शन किए हैं। और इसके बाद बात करेंगे अगली खबर को लेकर। सीएम धामी से जुड़ी बड़ी खबर सामने आ रही है। सीएम हिमाचल प्रदेश में भरेंगे चुनावी हुंकार। शिमला में निकलेगी विजय संकल्प यात्रा, बीजेपी प्रत्याशी का करेंगे समर्थन। सीएम धामी से जुड़ी बड़ी खबर, बीजेपी प्रत्याशी का करेंगे समर्थन। हिमाचल प्रदेश की चारों सीटों पर 1 जून को मतदान। हिमाचल प्रदेश की चारों सीटों पर 1 जून को मतदान। 8 राज्यों की 57 सीटों पर आज थमेगा प्रचार प्रसार। शिमला में निकलेगी विजय संकल्प यात्रा। 7वें चरण के चुनाव के लिए 8 राज्यों की 57 सीटों पर आज थमेगा प्रचार प्रसार। और इसके बाद देहरादून से बड़ी खबर सामने आ रही है। 4 जून के बाद पूरी तरह से एक्शन में होंगी धामी सरकार। यात्रा प्राधिकरण पर तेजी से होगा काम। हरिद्वार से ऋषिकेश कॉरिडोर पर तेजी से हो सकेगा काम। इसके अलावा 2 नए शहरों को विकसित करने पर रहेगा फोकस। मानसून की तैयारियों की होगी समीक्षा। विकास योजनाओं के शासन आदेश भी होंगे जारी। तो देहरादून से इस वक्त की अहम जानकारी। आखिरी चरण के चुनाव के बाद 4 जून के नतीजे के बाद देहरादून सरकार एक बार फिर से कामकाज में व्यस्त होगी। 4 जून के बाद पूरी तरह से एक्शन में होगी धामी सरकार। विकास योजनाओं के शासन आदेश भी होंगे जारी। राज्य में अलग अलग कार्यों के प्रोजेक्ट को मिलेगी मंजूरी। 4 जून के बाद पूरी तरह से एक्शन में होगी धामी सरकार। यात्रा प्राधिकरण पर तेजी से होगा काम। हरिद्वार ऋषिकेश कॉरिडोर पर तेजी से हो सकेगा काम। और इसके बाद अगली खबर हल्द्वानी से, जहां उपराष्ट्रपति जगदीप धनखड़ उत्तराखंड दौरे पर पहुंचे हैं। राज्यपाल लेफ्टिनेंट जनरल गुरमीत सिंह ने उनका स्वागत किया। इस मौके पर कैबिनेट मंत्री गणेश जोशी, एडीजी अमित सिन्हा, आयुक्त कुमाऊं दीपक रावत सहित दूसरे प्रशासनिक अधिकारियों ने भी उपराष्ट्रपति का स्वागत किया। उपराष्ट्रपति जगदीप धनखड़ ने कैची धाम बाबा नीम करोरी महाराज के दर्शन कर आशीर्वाद लिया। आपको बता दें कि देवभूमि में भ्रमण के बाद उपराष्ट्रपति अपनी पत्नी सुदेश के साथ दिल्ली के लिए रवाना हो जाएंगे। और इसी खबर पर हल्द्वानी से हमारे साथ संवाददाता अमित चौधरी फोन लाइन पर जुड़ चुके हैं। जी अमित, जिस तरह से उपराष्ट्रपति जगदीप धनखड़ का आज उत्तराखंड का दौरा था, नीम करोरी बाबा के दर्शन किए हैं, क्या कुछ कार्यक्रम रहा, किस तरह का दौरा रहा? देखिए प्रियंका, आपको बता दूं, उपराष्ट्रपति जगदीप धनखड़ 1 दिवसीय उत्तराखंड भ्रमण कार्यक्रम के अंतर्गत आज हल्द्वानी पहुंचे थे और उनका यहां पर राज्यपाल लेफ्टिनेंट जनरल गुरमीत सिंह ने स्वागत और अभिनंदन किया। उसके साथ ही यहाँ पर बात की जाए तो कैबिनेट मंत्री गणेश जोशी उनके साथ यहाँ मौजूद रहे, एडीजी अमित सिन्हा मौजूद रहे और जो कुमाऊं आयुक्त हैं दीपक रावत के साथ जो अन्य प्रशासनिक अधिकारी थे उनका स्वागत किया गया। और साथ ही यहाँ पर जो उपराष्ट्रपति थे सड़क मार्ग से रानीबाग, भीमताल, भवाली होते हुए करीब
1 घंटा 40 मिनट के लिए कैची धाम वहां पर पहुंचे थे और अभी की बात की जाए तो दर्शन उनके वहां पर हो चुके हैं और वो वहां से उन्होंने वापसी कर ली और करीब 12:50 वो हल्द्वानी के तिकोनी आर्मी परेड में पहुंचेंगे और यहाँ से विदाई समारोह के बाद धनगर अपनी धर्मपत्नी के साथ पंतनगर रवाना हो जाएंगे और करीब 1:15 पर पंतनगर एयरपोर्ट पहुंचने के बाद वो दिल्ली के लिए यहाँ से रवानगी कर लेंगे। जी बिल्कुल। कितनी देर का दौरा रहा उपराष्ट्रपति का और बाबा नीम करोड़ की दर्शन के अलावा भी क्या कोई कार्यक्रम था? हाँ देखिए, क्योंकि ये उनका निजी कार्यक्रम था, अपनी धर्मपत्नी के साथ बाबा नीम करोड़ महाराज के वो दर्शन करने पहुंचे थे और करीब उनका जो यहाँ से हल्द्वानी से जब वो निकले तो उसके बाद से 1 घंटा 40 मिनट का उनका कार्यक्रम था कैचीधाम मंदिर में और उसके बाद क्योंकि अब जो जानकारी मिली है वहाँ से वो वापसी कर चुके हैं। करीब 12:50 पर हल्द्वानी के आर्मी पैड में पहुंचेंगे, तिकोनिया जो स्थित है वहाँ हेलीपैड में वहाँ पहुंचेंगे और वहाँ से पंतनगर के लिए रवाना हो जाएंगे और वहाँ से दिल्ली के लिए रवानगी वो कर लेंगे आज करीब दिन में। जी बिल्कुल। तो जिस तरह से हेलीकॉप्टर के माध्यम से वो उत्तराखंड पहुंचे थे बाबा के दर्शन करने के साथ ही साथ कितना समय लगा दर्शन करने में और स्वागत करने के अलावा साथ ही साथ क्या अन्य स्थानीय यानी कि सामान्य लोगों के लिए दर्शन उस वक्त रोके गए थे? हाँ बिल्कुल, क्योंकि देखिए ये एक वीवीआईपी कार्यक्रम था तो इसमें पहले से रूट डाइवर्जन कर दिया गया था हल्द्वानी से, क्योंकि यहाँ से जो मार्ग था यहाँ पर उपराष्ट्रपति के जाने का तो उसको फिलहाल आम जनमानस के लिए बंद कर दिया गया था और करीब वहाँ पर जब वो काशीधाम मंदिर पहुंचे तो वहाँ करीब उनका 1 घंटे का कार्यक्रम था। वहाँ जाकर के उन्होंने दर्शन करे, मंदिर के अंदर यहाँ पर जो तमाम तरीके से वहाँ पर जो चीजें हैं उसका इतिहास है वो जानने की कोशिश करी और अपनी धर्मपत्नी के साथ बाबा नीम करोड़ महाराज के दर्शन करने के बाद वो यहाँ पर लगातार हल्द्वानी करीब 12:50 पहुंचेंगे और वहाँ आम जो लोगों के दर्शन थे उनको फिलहाल रोका गया है और जब वो यहाँ से रवानगी कर लेंगे उसके बाद यहाँ से जो रूट डाइवर्जन किया था उसको सामान्य कर दिया जाएगा और आम जनमानस यहाँ से रवानगी कर पाएगा। जी बिल्कुल अमित, इस जानकारी के लिए बहुत शुक्रिया आपका। और उसके बाद बात करेंगे अगली खबर को लेकर। देहरादून से अगली खबर सामने आ रही है। पहाड़ पर भी गर्मी का सितम जारी। देहरादून में सामान्य से 7 डिग्री तापमान ज्यादा। देहरादून में अधिकतम 43 डिग्री तक रहा तापमान। पंतनगर में 42 डिग्री तक जाएगा तापमान। तो मौसम विभाग की तरफ से यह अनुमान सामने आया। मुक्तेश्वर में आज 29.5 डिग्री रहेगा तापमान। तो वहीं नई टिहरी में अधिकतम तापमान 31 डिग्री रहने का अनुमान। पहाड़ों पर भी लगातार गर्मी का सितम जारी है। देहरादून में सामान्य से 7 डिग्री ज्यादा टेम्परेचर रहेगा। मौसम विभाग के अनुसार ये पूर्वानुमान लगाया गया है। इसके अलावा देहरादून में अधिकतम 43 डिग्री तक रहेगा तापमान। भीषण गर्मी से जिस तरह से मैदानी इलाकों में गर्मी का सितम लोग झेल रहे हैं, ऐसे में पहाड़ी इलाके भी गर्मी के सितम से अछूते नहीं है। अलग अलग जगहों पर जिस तरह से बढ़ा हुआ तापमान नजर आ रहा है, 7 डिग्री ज्यादा तापमान देहरादून में होने के आसार हैं। अलग अलग जगहों की ये जानकारी निकलकर सामने आ रही है। देहरादून में 43 डिग्री, पंतनगर में 42 डिग्री टेम्परेचर रहेगा। इसके अलावा मुक्तेश्वर में आज 29.5 डिग्री तापमान रहने का अनुमान है। नई टिहरी का तापमान 31 डिग्री सेल्सियस रह सकता है। तो लगातार पहाड़ों में भी गर्मी का सितम जारी। सामान्य से 7 डिग्री ज्यादा तापमान रहने का अनुमान। गर्मी को लेकर उत्तराखंड में भी लगातार अलग अलग जगहों से जिस तरह की खबरें निकल के सामने आ रही, मौसम विभाग के द्वारा जिस तरह का अनुमान लगाया जा रहा है, ऐसे में स्थानीय लोगों के साथ ही साथ तमाम उत्तराखंड पहुंचने वाले टूरिस्ट के लिए भी स्थिति मुश्किल नजर आ रही है। अलग अलग जगहों पर खासतौर से देहरादून में जिस तरह से 7 डिग्री ज्यादा तापमान होने की बात कही गई है, ऐसे में मैदानी और पहाड़ी क्षेत्रों के इलाके में कुछ डिग्री का अंतर नजर आ रहा है, लेकिन इसके बावजूद भी पहाड़ के लोग पहाड़ी क्षेत्र भी गर्मी के सितम से हैरान और परेशान हैं। और इसी खबर पर हमारे साथ देहरादून से संवाददाता अभय कैथुरा लाइव जुड़ चुके हैं। जी अभय, देहरादून को लेकर तापमान की जो जानकारी निकल कर सामने आ रही है, 7 डिग्री ज्यादा टेम्परेचर रहने का अनुमान जताया गया है। इसके अलावा राज्य के अलग अलग हिस्सों में भी तापमान अधिकतम होने की उम्मीद जताई जा रही है। क्या लग रहा है आपको, किस तरह से पहाड़ों में गर्मी का सितम लोग झेल रहे हैं?
जी बिल्कुल, इसे इस रूप में समझ सकते हैं कि जिस प्रकार से इस समय पर्यावरण को लेकर बातचीत हो रही थी कि पर्यावरण का संरक्षण करना चाहिए और जिस प्रकार से विकास के नाम पर पर्यावरण का दोहन यहाँ पर हो रहा है, उसी का खामियाजा आज प्रदेश की जनता को इस बढ़े हुए तापमान के रूप में यहाँ पर भुगतना पड़ रहा है। जहाँ पर आप समझ सकते हैं कि उत्तराखंड के जो सबसे ठंडे इलाके हैं, आप मुक्तेश्वर को सबसे ठंडा इलाका उत्तराखंड का माना जाता है, वहाँ पर भी इस समय सामान्य से 5 डिग्री टेम्परेचर ज़्यादा यहाँ पर है और ये टेम्परेचर लगभग 30 के करीब पहुँच चुका है। और ऐसे ही अगर हम राजधानी देहरादून की अगर हम बात करते हैं तो राजधानी देहरादून में वो 42 से 43 डिग्री के करीब टेम्परेचर रहने की आज उम्मीद है, जो सामान्य से 7 डिग्री ज़्यादा यहाँ पर कहा जा सकता है। यही सूरत हाल कुछ हरिद्वार का भी है, ऋषिकेश का भी है, या फिर विकासनगर का भी है, हल्द्वानी का भी है, जहाँ पर तापमान सामान्य से ज़्यादा यहाँ पर नज़र आ रहा है। जो जनता की जो मुश्किल है, आम जनता की जो मुश्किल है, वो लगातार बढ़ती हुई नज़र आ रही है। मौसम विभाग ने जो राहत की बात कही है वो आगामी 48 से 72 घंटे में राहत की बात जरूर कही है, तो लेकिन उससे पहले जिस प्रकार से तापमान में वृद्धि हो रही है वो सीधे तौर पर जनता के लिए मुसीबत यहाँ पर समझी जा सकती है और ऐसे में जनता को और ज़्यादा सावधानी बरतने के लिए यहाँ पर कहा जा रहा है। मौसम विभाग ने साफ तौर पर कहा है कि जो तापमान में लगातार जो बढ़ोतरी यहाँ पर हो रही है, ऐसे में जनता को सावधानी बरतनी है। खासतौर पर दोपहर में 1 बजे से लेकर 4 बजे तक के बीच लोगों को अगर जरूरी काम नहीं है तो अपने घरों से बाहर या कार्यालयों से बाहर निकलने के लिए अवॉइड करना चाहिए। अगर कोई ज़रूरी काम है तो फिर उस पर भी जो अपने बचाव के जो उपकरण हैं, आप सनस्क्रीन लगा के जा सकते हैं, छाता या फिर जो दूसरे ऐसे बचाव के जो साधन हैं उनका इस्तेमाल यहाँ पर कर सकते हैं, ताकि किसी भी प्रकार से वो गर्मी का जो प्रकोप है उससे बचे रह सकें। साथ ही मौसम विभाग ने जो मैदानी जो क्षेत्र है, आपका हरिद्वार हो गया, उधम सिंह नगर हो गया, जो इसके जो तराई वाले जो क्षेत्र है वहाँ पर गर्मी के ये कह सकते हैं कि गर्म हवाएं चलने की या लू चलने की भी अंदेशा यहाँ पर जताई है। तो सीधे तौर पर समझा जा सकता है कि उत्तराखंड में जो तापमान है वो तापमान सामान्य से अधिक है और आम जनता की जो मुश्किलें हैं वो और बढ़ती हुई नजर आ रही है। जी बिल्कुल, तो जिस तरह से तापमान बढ़ा होने की वजह से स्थानीय लोगों को तो दिक्कतों का सामना करना ही पड़ रहा है, लेकिन चारधाम की यात्रा चल रही है, भारी संख्या में श्रद्धालु पहुंच रहे हैं, गर्मी का सीजन है, टूरिज्म को लेकर भी उत्तराखंड लगातार बिजी नजर आता है। ऐसे में आने वाले लोग किस तरह से इस टेम्परेचर पर रिएक्ट करते नजर आ रहे हैं? देखिए, सबसे बड़ी बात यह है कि पहाड़ों पर आने के लिए सभी लोग उत्साहित नज़र आते हैं, क्योंकि मैदानी क्षेत्रों में अक्सर जो तापमान होता है वो इस समय बढ़ा हुआ नज़र आता है। तो ऐसे में गर्मी से बचने के लिए, प्राकृतिक सौंदर्य का लुत्फ उठाने के लिए जो ज़्यादातर सैलानी या पर्यटक यहाँ पर आते हैं वो भी इस समय बढ़े हुए तापमान के चलते उत्तराखंड में खासे परेशान यहाँ पर नज़र आ रहे हैं। और इस गर्मी से बचने के लिए जब वो किसी यात्रा मार्ग की तरफ यहाँ पर आगे बढ़ रहे हैं तो फिर जो आसपास जो नदी झरने जो होते हैं वहाँ पर रुकते नज़र आते हैं, वहाँ पर अपना जो मौसम का मिजाज है उस मौसम के मिजाज के अनुरूप अपने आप को ढालते हुए नजर आते हैं। और सबसे ज़्यादा परेशानी इस समय वो कह सकते हैं कि जो बसें या फिर जो यात्रा मार्ग पर दूसरे राज्यों से जो आई हुई बसें हैं या श्रद्धालु हैं जो ऐसी जगह पर है जहां पर किसी प्रकार का कोई नदी का सहारा नहीं है, तो फिर उन लोगों की जो मुश्किल है वो और बढ़ती हुई नजर आ रही है। लेकिन प्रशासन की तरफ से भी लगातार ऐसे लोगों को पानी या फिर जो दूसरे गर्मी से बचाने जो उपकरण हैं वो देने का काम वहाँ पर किया जा रहा है। लोगों को लगातार पानी उपलब्ध कराया जा रहा है ताकि किसी भी प्रकार से उनको इस मौसम की मार से रूबरू ना होना पड़े और उनकी जो परेशानियां वो यहाँ पर कम हो सके। तो सरकार और प्रशासन दोनों अपने स्तर पर काम जरूर कर रहे हैं, लेकिन आसमान से बरसती हुई गर्मी सीधे तौर पर ये कह सकते हैं कि उत्तराखंड वासियों के लिए मुसीबत का सबब बन रही है। और ऐसे में जनता के समझ में नहीं आ पा रहा है कि वो किस प्रकार से इस गर्मी से बचें या फिर ऐसे कौन से साधन इस्तेमाल करें ताकि ये गर्मी का प्रकोप यहाँ पर कम हो सके। अगले 48 घंटे के बाद ये जरूर कहा जा सकता है कि मौसम विभाग ने मौसम में परिवर्तन की बात यहाँ पर कही है। अब इस जानकारी के लिए बहुत शुक्रिया आपका। तो लगातार जिस तरह से उत्तराखंड में अलग अलग जगहों पर तापमान सामान्य से ज्यादा बना हुआ है, ऐसे में लोगों के लिए और साथ ही साथ स्थानीय लोगों के लिए ये चिंता का विषय बना हुआ है। बात करेंगे अगली खबर को लेकर। देश में गर्मी का कहर लगातार जारी है, तो वहीं देवभूमि उत्तराखंड में भी रिकॉर्ड तोड़ गर्मी ने लोगों की मुश्किलें बढ़ा दी हैं। आपको बता दें कि प्रदेश के मैदानी इलाकों से लेकर पहाड़ तक तप रहे हैं। पहाड़ों पर छुट्टियां मनाने पहुंच रहे लोगों को भी भीषण गर्मी के कारण परेशानी का सामना करना पड़ रहा है। दरअसल देहरादून की गर्मी दिन पर दिन बढ़ती जा रही है, गर्म हवाएं बेहाल कर रही हैं। बुधवार को देहरादून का तापमान ऑल टाइम रिकॉर्ड से 1 पॉइंट कम 43 डिग्री सेल्सियस दर्ज किया गया, जिसको लेकर स्वास्थ्य सचिव डॉक्टर आर राजेश कुमार ने कहा कि स्वास्थ्य विभाग ने सीएमओ और डिस्ट्रिक्ट मजिस्ट्रेट को सतर्क रहने के लिए कहा है। साथ ही अस्पतालों में कूलर और एक्स्ट्रा बेड तैयार करने के निर्देश दिए हैं।
फिलहाल बढ़ती गर्मी को देखते हुए स्वास्थ्य विभाग पूरी तरह से अलर्ट है। देखिए, हीट वेव के संबंध में हमने सभी डिस्ट्रिक्ट मजिस्ट्रेट और सीएमओस को हमने अवगत करा दिया है। और जहाँ तक हॉस्पिटल्स का सवाल है, हमने प्रॉपरली डेजिग्नेट करने के लिए कहा है कुछ शेड एरियाज, जहाँ पे अगर कोई ऐसा पेशेंट इमीडिएटली पाया जाता है तो इमीडिएटली हम उसको वहाँ पे ले जाएं। और हर जगह पे कूलर्स और पानी की व्यवस्था निश्चित करने के लिए हमने कहा है। और कुछ बेड्स भी हमने डेजिग्नेट करने के लिए कहा है हॉस्पिटल्स को, ताकि इमीडिएटली उनका ट्रीटमेंट उपचार हम लोग त्वरित गति से। उत्तराखंड में बढ़ती गर्मी आमजनों के लिए परेशानी का सबब बनी हुई है। जहां एक तरफ गर्मी से बचने के लिए लोग अपने घरों से बाहर ना निकलने पर मजबूर हैं, तो वहीं इसी तपिश के बीच आवाजाही करने की वजह से कई लोग लू या हीट वेव का शिकार भी बन रहे हैं, जिसको लेकर मुख्य जिला अस्पताल दून के मुख्य चिकित्सा अधीक्षक गर्मी से बचाव के लिए कई चीजों पर ध्यान देने की बात कह रहे हैं। साथ ही साथ गर्मी से होने वाली बीमारियों से बचाव के उपाय भी साझा किए हैं। हाँ, देखिए, जिस तरह से गर्मी बढ़ रही है तो इस तरह में अब पेट खराब होने के और दूसरा बुखार के मरीज काफ़ी मात्रा में आ रहे हैं। तो इसमें हम लोग का पूरी जो डॉक्टर्स हैं उनकी टीचिंग ट्रेनिंग सब इस चीज़ के लिए की जाती है कि अगर जैसे बढ़ जाए नंबर तो किस तरह डील करना है। तो जैसे कि आपने देखा होगा कि थोड़े से नंबर, बहुत ज़्यादा तो मैं नहीं बोलूँगा, लेकिन हाँ, गर्मी के मारे इस टाइम मंडे और ट्यूसडे में बढ़ते हैं। वही आप लोगों ने ओपीडी में देखा होगा। तो यहाँ पर जिनमें लूज मोशन है, वोमिटिंग है, डायरिया, ये सब केस है। दूसरा हल्के बुखार, इसमें अभी बहुत ज़्यादा बुखार, 1 या 2 केस मलेरिया के, 1-2 केस चिकनगुनिया के हमारे पास आए। अभी तक डेंगू का कोई भी केस नहीं आया। लेकिन जैसे जैसे बारिशें बढ़ेंगी तो मच्छर जनित बीमारियां जिसमें मलेरिया, डेंगू और चिकनगुनिया, ये नंबर भी बढ़ने की आशंका हमेशा रहती है। तो ऐसे मैं आप लोग के माध्यम से ये भी बोलना चाहूँगा कि मरीज अपना घर के आसपास बहुत सफाई रखें हर आदमी, जिससे कि मच्छरों का एक प्रकोप कम रहे और मच्छर जनित बीमारी से बचा जा सके। उत्तराखंड के मैदानी जिलों में भीषण गर्मी का प्रकोप जारी है। आलम यह है कि मैदानी जिलों से लेकर पर्वतीय जिलों में भी तापमान सामान्य से ऊपर बना हुआ है। बता दें कि बुधवार को देहरादून का अधिकतम तापमान 43 डिग्री सेल्सियस के आसपास रहा, तो वहीं मौसम विभाग ने बुधवार को देहरादून का तापमान 43.1 डिग्री सेल्सियस दर्ज किया गया। साथ ही टिहरी जिले का तापमान 31.1 डिग्री सेल्सियस, पंतनगर में अधिकतम तापमान 42 डिग्री सेल्सियस और मुक्तेश्वर में 23.9 डिग्री सेल्सियस दर्ज किया गया। तो वहीं इस बार मैदानी जिलों में अधिकतम तापमान सामान्य से 4 से 5 डिग्री बढ़ा हुआ होने की वजह से गर्म हवाओं ने परेशान किया है। हालांकि मौसम निदेशक विक्रम सिंह के अनुसार 30 जून को भी इस प्रकार का मौसम बना रह सकता है, जिसके चलते मैदान से लेकर पहाड़ तक गर्म हवाएं चल सकती हैं। राहत की बात यह है कि गढ़वाल के कुछ जिलों में रेन थंडरस्टॉर्म एक्टिविटी के आसार बनते हुए नजर आ रहे हैं। विक्रम सिंह, निदेशक मौसम केंद्र देहरादून से। उत्तराखंड के लिए मौसम की बात करें, आज 29 तारीख मई की हो गई है और देख रहे हैं कि टेम्परेचर इस समय जो है उत्तराखंड के मैदानी क्षेत्रों से लेकर हिल्स में भी जो है सामान्य से ऊपर चल रहे हैं और करीब 4 से 5 डिग्री, कहीं पर 6 डिग्री 7 डिग्री तक भी ये सामान्य से ऊपर है। तो आज अगर देखें देहरादून का जो टेम्परेचर है मैक्सिमम वो 43 डिग्री सेल्सियस रिकॉर्ड किया गया है और ऑल टाइम रिकॉर्ड भी हमारा 43.1 का है डिग्री सेल्सियस का। तो कहीं ना कहीं वो बिल्कुल क्लोज टू जो ऑल टाइम रिकॉर्ड है उसके क्लोज ही पहुंच गया एकदम से। और इसी तरह जो है अगर टेहरी में बात करें तो वहाँ पे भी आज 31.6 डिग्री सेल्सियस रिकॉर्ड किया गया है, या पंतनगर में तो वहाँ पे 42.0 रहा है। और इसी तरह आप देखेंगे जो मुक्तेश्वर है तो वहाँ पे भी 29.5 डिग्री रहा है। तो ये टेम्परेचर अपने आप में काफ़ी ज़्यादा इस समय है, बल्कि इसकी वजह से आप अगर हीट वेव की क्राइटेरिया भी है वो भी फुलफिल होता है हमारा। तो आप देखेंगे जो गढ़वाल क्षेत्र है हमारा, तो उसमें तो कुछ जगहों में मैं कहूँगा कि हीट से सीवियर हीट वेव कंडीशंस है। और कुमाऊं क्षेत्र की बात करें तो वहाँ पर भी हीट वेव कंडीशन जो है कुछ जगहों में वो आप कह सकते हैं कि वहाँ पर भी रहेगी। ये जो सिचुएशन है कल भी इसमें बहुत ज़्यादा परिवर्तन नहीं दिख रहा है। हालांकि रेन थंडरस्टॉर्म एक्टिविटी होगी हिल्स में, आज भी अंदर के डिस्ट्रिक्ट में थोड़ी बहुत एक्टिविटी शुरू हुई है जिसके की और बढ़ने की आज भी संभावना है। लेकिन कल भी जो प्रिडिक्शन है वो यही दिखा रहे हैं कि बहुत परिवर्तन इसमें होने वाला नहीं है। तो मैं यही कहूँगा कि आज और कल या परसों तक भी जो है जो टेम्परेचर है 1-8 डिग्री का थोड़ा कम हो सकता है परसों की अगर मैं बात कर लूँ, लेकिन कल जो लग रहा है कि करीब करीब इसी तरह रहे। और इसी के साथ देवभूमि समाचार में इतना ही। खबरों का सिलसिला जारी रहेगा। नमस्कार।